आइए स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट आप याद रखें कि एयर जो पोल्यूशन है उनके जो सोर्सेज हैं उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। पहले वो सोर्स हैं जो कि कुदरती तौर पे हैं, यानी उनको हम कहेंगे नेचुरल सोर्सेज। तो देखिए, कुदरती तौर पे आप खुद सोचें कि हवा में आलूदगी कहाँ से आ सकती है, यानी हवा में हार्मफुल गैसेस कहाँ से आ सकती हैं। उसमें सबसे पहले है कि कुदरती तौर पर अगर कहीं पर जंगल में आग लग जाए, जब भी आग लग जाएगी तो उसमें आप जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगी, अदर गैसेस भी प्रोड्यूस होंगी। अगर कहीं पर सल्फर के कंपाउंड है तो वो सल्फर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो स्टूडेंट, ये बहुत सारी गैसेस जो हैं ये मिलके एयर को पोल्यूट करेंगी। सो पहला जो यहाँ पे आपने बता देना है फॉरेस्ट फायर्स के बारे में। उसके बाद स्टूडेंट डस्ट स्टॉर्म यानी डस्ट इटसेल्फ पार्टिकल हैं जो कि हवा में मौजूद हों तो एयर को वो आलूदा करते हैं, यानी एयर को वो पोल्यूट करते हैं। तो सेकंड मेन जो सोर्स है एयर का पोल्यूशन का, जो कि नेचुरल सोर्स है, वो होगा डस्ट स्टॉर्म्स। इसके अलावा स्टूडेंट कहीं पर आतिफिशां जिसको हम वॉल्केनोज कहते हैं, तो उसमें भी आप समझ सकते हैं कि वो उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है और वो जो हीट है एक्चुअली उससे वहाँ पे भी कंबशन हो रही है, तो काफ़ी सारे आपके ऑक्साइड्स बन रहे हैं जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये चीज़ें भी आपके एयर को पोल्यूट कर सकती हैं। सो होपफुली आपको ये नेचुरल सोर्सेज सारे क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, यानी इंसानों यानी हम लोगों ने जो एक्चुअली एयर को पोल्यूट किया है वो किस तरीके से किया है। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट फॉसिल फ्यूल्स। अब याद रखें फॉसिल फ्यूल्स की बारे में बातें बार बार होती हैं कि हर वो कंपाउंड, हर वो फ्यूल जिसको एक दफ़ा आप जला लें फिर इसको रीयूज़ ना कर सकते हो, वो फॉसिल फ्यूल कहलाते हैं। और ये डिफरेंट होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से कि जिनको एक दफ़ा यूज़ कर लें फिर आप उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। तो सिर्फ फॉसिल फ्यूल में मेनली कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आते हैं। सो अब आप देखें कोल की जब कंबशन होती है कोल में होता है कार्बन। सो आपका जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसे हो जाएगा कि कार्बन रिएक्ट कर जाएगी ऑक्सीजन के साथ, कंबशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तो ये बन जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। डिपेंड करेगा कि ये अगर कंप्लीट कंबशन है तो ऊपर वाला रिएक्शन है, इनकम्प्लीट वाला मैं नीचे लिख रहा हूँ। सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी यहाँ पे बन सकती है। इसके अलावा कोल के अंदर अगर सल्फर के कंपाउंड है स्टूडेंट तो वो भी रिएक्ट कर सकते हैं, उसकी भी कंबशन हो सकती है। जब उनकी कंबशन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा SO2 के अंदर, तो ये भी आपका क्या है, एयर पोल्यूटेंट है। तो इसी तरह स्टूडेंट जब आप पेट्रोल को जलाते हैं तो उसमें भी यही कंपाउंड बनते हैं। नेचुरल गैस को जलाने से भी आपके पास देखिए, मैं उसका भी रिएक्शन लिख देता हूँ। नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। तो जब हम उसको जलाते हैं तो कंप्लीट अगर कंबशन हो तो उसमें कंप्लीट कंबशन की बात कर लेते हैं, CO2 बनता है, वाटर वेपर बनते हैं और हीट रिलीज़ होती है, प्लस यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस हीट। सो ये आपका है नेचुरल गैस की कंबशन। इसके अलावा स्टूडेंट गाड़ियों से जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें भी, क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे भी कंबशन हो रही होती है, उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसके अलावा अगर आपके लेड पेट्रोल में लेड यानी लेडेड पेट्रोल जिसको हम कहते हैं वो हो, सो आपके जो एयर में लेड ऑक्साइड यानी लेड के कंपाउंड आ जाते हैं जिनकी हाई अमाउंट आपके लिए फैटल भी साबित हो सकती हैं। सो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं भी एक्चुअली आपका ह्यूमन एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट जो फैक्ट्री से धुआं निकलता है वो भी इसमें शामिल होता है, जिसमें सल्फर के कंपाउंड हो सकते हैं यानी और नाइट्रोजन के कंपाउंड भी हो सकते हैं, यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड भी हो सकते हैं। सो होपफुली आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ बातें मैं आपको बता दूं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसके बारे में बार बार बात होती है, जिसको हम कहते हैं CFCs यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक्चुअली तो यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को क्लीन वगैरह करने के लिए, एरोसोल स्प्रेज में यूज़ होते हैं। इसके अलावा ये एज ए रेफ्रिजरेंट गैस यूज़ होती है रेफ्रिजरेटर में और आपके एयर कंडीशन में। लेकिन इसकी अमाउंट अगर रिलीज़ हो जाए एनवायरनमेंट में तो ये फ्रेंडली नहीं है। दो बड़े नुकसान ये करती है जो कि मैंने पिछली स्लाइड्स में बताया कि एक तो ये ग्रीन हाउस गैस है यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनेगी, और दूसरा ये डायरेक्ट ओजोन के साथ जाके टकराती है और ओजोन को ब्रेक करती है। सो होपफुली आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो ये भी एक्चुअली एयर के पोल्यूशन का काम कर रही है। इसके अलावा स्टूडेंट जो ओजोन गैस होती है वो भी एक्चुअली एयर के पोल्यूटेंट का काम कर रही है। अब ये जो ओजोन गैस है ये बनती कैसे है कि हवा में मौजूद जो ऑक्सीजन है उसमें होता है जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ऑक्सीजन यानी कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि जब इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हो तो ये जो ऑक्सीजन है O2 ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की मौजूदगी में अपने आप को कन्वर्ट कर लेती है ओजोन के अंदर। कुछ इस तरीके से जब यहाँ पे हम 3 मोल ले लेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यानी ओजोन बन जाएगा। तो आप देखें 6 ऑक्सीजन, यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ओजोन कैसे बनता है। तो जहाँ पे भी फोटोकॉपीर मशीन्स होती हैं, टेलीविजन इनफैक्ट जब होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है, तो वहाँ पे ओजोन गैस रिलीज हो रही होती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि इससे आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं, आई इरिटेंट के तौर पर भी ये गैस काम करती है। तो एयर पोल्यूटेंट के तौर पर इसको हम देख सकते हैं। ऑल्दो ओजोन की जो अमाउंट है वो एटमॉस्फेयर जो
जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती ज़रूर है, लेकिन आपकी एटमॉस्फेयर में ये एज ए एयर पोल्यूटेंट का काम कर रही है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको एयर पोल्यूटेंट के सारे सोर्सेज अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।